नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के लिए पिछले 3 दिन किसी भूचाल से कम नहीं है, भूकंप से कम नहीं है। ये ऐसी सुनामी है जिससे कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, उनके भव्य और दिव्य मंदिर में, और ऐसे समय देश विदेश की जानी मानी हस्तियां, पूरा साधु संत समाज, बॉलीवुड से लेकर के उद्योगपति तक, सब अयोध्या में। उसके अगले दिन 23 जनवरी को उसके लिए कोई शुभ सूचना नहीं आई, बल्कि बड़े सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। और इस पर बिहार की राजनीति में भी भूचाल दिखाई दे रहा है। केवल कांग्रेस की राजनीति में नहीं, कांग्रेस के भीतर नहीं, कांग्रेस पर तो ये सवाल उठ ही रहे हैं कि वो पिछड़ों की बात करने लगी है, हाल में जातिगत जनगणना की बात करने लगी है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि उनकी सरकार को चलाने वाले नौकरशाहों में केवल 3 ही पिछड़े वर्गों से क्यों हैं। अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा देश को कि उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, और ये दोनों मिलकर के करीब करीब एक 17 साल, एक 15 साल, तो करीब करीब आप समझिए कि 32 साल, और फिर 5 साल इनके पिताजी राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, तो 37 साल तो इस कुनबे ने ही देश को चलाया है। तो कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। लेकिन एक और झटका 23 जनवरी को कांग्रेस को लगा असम में। राहुल गांधी, इनके करीबी सहयोगी केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह जो राजस्थान से आते हैं, इसके अलावा कन्हैया कुमार, इन सब के खिलाफ हिंसा भड़काने की गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए, क्योंकि इन्होंने उकसा करके अपने कार्यकर्ताओं को वहां की बैरिकेडिंग जो है वो तोड़वा दी। और 24 जनवरी को तो ये अब याद भी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 2 बड़े झटके लगे हैं, एक पूरब दिशा से और एक पश्चिम दिशा से। पूरब दिशा यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। यानी जो इंडी अलायंस के नाम पर, गठबंधन के नाम पर पिछले 7-8 महीने से ड्रामा चल रहा था, पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में जो 4 बैठकें हुई, उसका कुल नतीजा ये निकला कि कोई भी दल कांग्रेस पार्टी के साथ अब सीट शेयरिंग पर बात तक करने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने तो अपने प्रतिनिधि भी नहीं भेजे थे, और कांग्रेस को केवल उन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया था जिन पर वो 2019 में जीती थी। एक जो जहां से अधीर रंजन चौधरी जीते थे, और एक दूसरी थी, उन दोनों सीटों के अलावा ममता बनर्जी ने उनको तीसरी सीट ऑफर नहीं की थी। और 24 जनवरी को यानी बुधवार को तो उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। यह कांग्रेस के लिए भी और वामपंथियों के लिए भी बड़ा झटका है, और इंडी अलायंस के लिए तो यह बड़ा झटका है ही, क्योंकि इसके बाद पंजाब में वहां के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी ऐलान कर दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी
और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। यानी आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि हम 13 की 13 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने 13 में से 8 सीटें जीती थी और वो उन 8 सीटों पर अड़ी हुई थी कि इन पर तो हमारा ही लड़ने का हक बनता है। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 2014 और 2019 में सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। कांग्रेस दूसरा नंबर की पार्टी रही थी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गए, उनसे मुलाकात की, वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे, तो अरविंद केजरीवाल 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने के बारे में सोच रहे हैं, ये उन्होंने बताया। और वो 3 सीटें ही कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार थे। इसलिए दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हो रहा है। सीट शेयरिंग सिरे नहीं चढ़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच बातचीत तक नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने जिस दिन समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक के लिए बुलाया था और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच गया था, तो उनको पता चला कि बैठक को कांग्रेस ने रद्द कर दिया है और उन्हें सूचना भी नहीं दी गई है। और इसी के बाद समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, उसकी वेबसाइट पर, उसके ट्विटर हैंडल पर तीखी प्रतिक्रिया पढ़ने को मिली, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है, चालबाजी कर रही है। और क्यों कहा था कि धोखेबाज है और चालबाजी कर रही है? क्योंकि उन्हीं दिनों ये सूचना भी मिल रही थी कि कांग्रेस पार्टी मायावती से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो इंडी अलायंस गठबंधन है उसमें मायावती को भी आगे ला सके और समाजवादी पार्टी का जो प्रभाव है, जो रिलीवेंसी है, उसको खत्म किया जा सके। और इससे अखिलेश यादव ने मायावती के बारे में भी बयानबाजी शुरू कर दी और फिर तो मायावती ने यह साफ कर दिया कि वो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं होंगी, वो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगी। ये अखिलेश यादव के लिए भी झटका था, ये कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडी अलायंस के उन घटक दलों के लिए भी झटका था जो मायावती को इंडी अलायंस में देखना चाहते थे। तो ममता बनर्जी ने जो बयान दिए हैं बुधवार को, उन पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने जो कारण गिनाए हैं, उनमें एक कारण ये भी है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और वो पश्चिम बंगाल में एंटर करने वाले हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने हमें इसकी सूचना तक देना गवारा नहीं किया, जरूरत महसूस नहीं की। तो ममता बनर्जी की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत घूमने वाले हैं, जिलों में जाने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सभा करने वाले हैं, और ये ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं है। ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी है कि पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में ही सीधा मुकाबला होने वाला है। एक और डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट मुझे लगता है कि बहुत बड़े संकेत दे रहा है। ये तो आप जानते हैं कि 24 जनवरी कर्पूरी ठाकुर का
जन्म दिवस होता है और ये जन्म दिवस भी विशेष है क्योंकि उनके जन्म को 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस शताब्दी वर्ष में उनके जन्मदिन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन से जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें ये जानकारी दी गई है और इसके बाद से बिहार की राजनीति में एक उबाल देखने को मिल रहा है। ये जो जातीय जनगणना का ढिंढोरा पीट रहे थे नीतीश कुमार से लेकर के लालू यादव तक और कांग्रेस पार्टी से लेकर के अखिलेश यादव तक जो एक मुहिम चला रहे थे, जो सवाल खड़े कर रहे थे, इसके बावजूद सवाल खड़े कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं और ये बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछ रहे थे राहुल गांधी कि केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी वर्ग से क्यों हैं। वो भूल जाते हैं इस तरह के सवाल पूछने से पहले कि ये जो 3 सेक्रेटरी भी हैं ये 1991 बैच के हैं जो अब प्रमोशन पाते पाते इस स्थिति में आए हैं कि भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं और नौकरशाही में शामिल हुए हैं, टॉप लेवल की नौकरशाही में शामिल हुए हैं। और 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय पीवी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी जवाबदेह है कि 1991 में केवल ओबीसी से 3 ही आईएएस क्यों चुने गए जो अब जाकर के भारत सरकार में टॉप लेवल पर यानी नौकरशाही में काम कर रहे हैं। बहरहाल ये बेवजह का एक मुद्दा उछाला गया था ताकि मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेला जा सके और अब ऐसा लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके मोदी सरकार ने इनको बैकफुट पर धकेल दिया है और सवाल खड़े हो गए हैं कि लालू यादव भी मनमोहन सरकार में रेल मंत्री रहे तो उस समय उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रेशर बिल्डअप क्यों नहीं किया। मुलायम सिंह यादव भी एचडी देवगौड़ा और आई के गुजराल की सरकार में रक्षा मंत्री थे तो उस समय बहुत निर्णायक भूमिका में थे, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवाया। ये काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। तो एक सभा थी बिहार में और नीतीश कुमार ने उस सभा को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर और लालू यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने को लेकर के हमला किया है और लगे हाथ ये भी कहा है कि हम कर्पूरी ठाकुर के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। वो परिवारवाद के विरोधी थे और हमने अपने परिवार को कोई बढ़ावा नहीं दिया है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने भी अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही कि कर्पूरी ठाकुर के जो सुपुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, हमने उनको आगे बढ़ाया, पार्टी में स्थान दिया, उनको मंत्री बनाया, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और आजकल अपने परिवार को लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, उन्हीं से सीख लेते हुए हमने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये जो नीतीश कुमार का बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है, जो आजकल लालू यादव पर भी अटैक करने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, ये संकेत क्या है और ये संदेश क्या है। और जब मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया तो उसके बाद लालू यादव का भी तंज कसते हुए एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेशर में ये कदम जो है उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और लगभग इससे मिलता जुलता ही बयान था अखिलेश यादव का। वो तो इनसे पूछ लिया गया कि लालू यादव जी, आप तो रेल मंत्री थे,
आपके रेल मंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? तब आपने प्रेशर क्यों नहीं बनाया मनमोहन सिंह सरकार पर? और अखिलेश यादव भी बैकफुट पर चले गए जब उनसे पूछा गया कि मुलायम सिंह यादव भी तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के साथ ही केंद्र में मंत्री रहे हैं, जो आजकल आप लोगों के साथ मिलकर के जातीय जनगणना का बड़ा ढिंढोरा पीट रही है और मांग कर रही है, तो उस समय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? बहरहाल ये एक तरीके का एक ऐसा दांव खेला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अब इंडी अलायंस के घटक दलों में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। और जिस तरह का घटनाक्रम इन दिनों पटना में और बिहार में देखने को मिल रहा है, उससे ये पता लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की तैयारी में जुटी हुई है। तो ऐसे में जबकि ममता बनर्जी भी एकला चलो का ऐलान कर चुकी है, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और कल भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर। और आज भी जो जनसभा थी, जो जनता दल यू की तरफ से आयोजित की गई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया है। इससे पता चलता है कि ये जो नीतीश कुमार ने इस मुहिम की पहल की थी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए जो क्षेत्रीय दल हैं और जो कांग्रेस पार्टी है, उसको एकजुट किया जाए, एक मंच पर लाया जाए, सीट शेयरिंग की जाए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में एक-एक प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए, उस मुहिम की तो हवा निकल चुकी है। और इसकी बड़ी वजह ये है कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं ये संकेत मिले थे कांग्रेस की तरफ से कि आपको 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बना करके पेश किया जाएगा। ये भी संकेत था कि आपको संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार की राह में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का एक धड़ा ही खड़ा हो गया और कुछ दूसरे नेता भी पर्दे के पीछे से। तो नीतीश कुमार को लगा कि उनके साथ तो इस मामले में संयोजक या चेहरा बनाए जाने के मामले को लेकर के उनके साथ तो लालू यादव भी नहीं है, बल्कि लालू यादव तो उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के साथ मिलकर के उनकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं, अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की साजिशें रच रहे हैं, उनके 11 एमएलए तोड़ करके। और इसीलिए पटना में जो रैली, जो सभा की गई है आज बिहार में, उसमें नीतीश कुमार ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नाम ले बिना लिए लालू यादव पर हमला बोला है कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये संकेत मिलते हैं कि इंडी अलायंस का तो राम नाम सत्य ही समझिए। और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग करने का ऐलान कर दें, 26 जनवरी के बाद ये हो सकता है कि नीतीश कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी की शर्त है कि अगर आपको इस बार साथ आना है तो विधानसभा को भंग करिए और लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में चुनाव करवाइए, उसके बाद हमारे साथ आइए। और आगे के लिए भी शर्तें हैं भारतीय जनता पार्टी की कि इस बार अगर बिहार की जनता जनादेश देती है तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और आपकी पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा। और नीतीश कुमार को संकेत दिए गए हैं, उनको या तो केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। तो पिछले कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है उसने ये साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि इंडी अलायंस तो खत्म हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।